student, class 9th, people as a resource. So yesterday we have learned some terms. We will repeat again that beta assist होता है यूज़फुल और वैल्यूबल थिंग, और ठीक है, और क्वालिटी इट मीन्स है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन में, आपके बेटर हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक वैल्यूबल रिसोर्स के रूप में क्रिएट होंगे, यानी कि आपकी इनकम अच्छी होगी, आप अच्छी पढ़ाई करेंगे और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगा। लायबिलिटी होती है स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, यानी कि जहाँ पे जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर हम देश के रिगार्डिंग कल देखा था हमने कि पॉपुलेशन इज़ एन एसेस्ट फॉर इकोनॉमी रेदर देन ए लाइबिलिटी, की जो देश की जनसंख्या है वो हमारे देश, जो इंडिया की जनसंख्या है वो हमारे लिए एक क्या है, एसेस्ट है, यानी कि एक वैल्यूबल रिसोर्स है। ठीक है, कि केवल हम इसमें ज़िम्मेदारी समझते हैं कि सरकार लोगों के एजुकेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग काम करती रहेगी, बट उसके अपोजिट में भी वो एक, अगर अच्छी एजुकेशन लेते हैं बच्चे और अच्छा उनका हेल्थ अच्छा होता है तो वो देश के लिए क्या है, एक वैल्यूबल रिसोर्स बनेंगे। जैसे हम अपने परिवार में एग्जांपल लेते हैं, हमारे लिए जो हमारी फैमिली है, पूरी फैमिली, जिसमें आपके पापा अर्निंग करते हैं, रेस्ट ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वो पर्सनली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो क्या है, आपके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इनकम सिर्फ आपके फादर कर रहे हैं, लेते हैं, और वो सब आप सभी की जो नीड्स होती है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर हेल्थ के लिए, आपकी एजुकेशंस के लिए, और उसके बदले में आप क्या होता है, जब आप अच्छा पढ़ जाएंगे तो आप उनके लिए एक वैल्यूबल पर्सन और थिंक या क्वालिटी के रूप में बन जाएंगे, क्योंकि आप उनकी इनकम को सरप्लस कर देंगे। आप जैसे स्कूल में जाते हो, आप स्कूल में जाने के बाद जो नॉलेज लेते हो, तो नॉलेज आपके लिए क्या है, असिस्ट है, एक अच्छी नॉलेज जो आपके भविष्य में यूज़फुल होगी, जो आपकी अर्निंग को बढ़ाएगी, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज़ करेंगे। नाउ वी विल read the story of Shakal. Beta, in this chapter there are two friends. We are talking about the two friends, that Vilas and Sakal. They are living in a village सीमापुर। उनका जो विलेज है वो कौन सा है, सीमापुर है। ठीक है, शकल्स मदर नेम इज़ शीला, शी इज़ डूइंग डोमेस्टिक वर्क जॉब्स। ठीक है, शी मतलब वो घर पे ही काम करती हैं। एंड हिज फादर बूटा चौधरी शकल के फादर हैं, इज़ डूइंग एन एग्रीकल्चर वर्क। शकल्स मोस्ट ऑफ टाइम ही हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक वर्क, यानी कि जो शकल है वो बहुत सारा टाइम अपनी माँ के साथ घरेलू काम कराता है। एंड ही आल्सो हैज़ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर नेम इज़ जीतू एंड सिस्टर नेम इज़ सीतू। हिज uncle name Sham. He has completed his study in matriculation exam but sitting idle in the house and he had no job. उसके अंकल हैं शाम, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम किया हुआ है, पास किया हुआ है, बट उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो घर पे ही रहती हैं। जो बूटा एंड शीला है, एगर टू टी शकल, बूटा और शीला अपने बेटे शकल को क्या करना चाहते हैं, उसे पढ़ाने की इच्छा वो रखते हैं, और वह उसे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन, और उस पर दबाव बनाते हैं कि वो स्कूल को ज्वाइन कर ले, जल्दी ही वो स्कूल ज्वाइन कर लेता है। एंड ही स्टार्टेड हीज़ हाईएस्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और जैसे ही धीरे धीरे उत्साह के साथ वो पढ़ता है और हाई सेकेंडरी एग्ज़ाम यानी कि 12th एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। उसके फादर क्या चाहते थे कि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे, और इसलिए वो क्या लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और उसे वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं शकल को। शकल वॉज नोटोरियस इंटरेस्टेड इन ही स्टडीज़ फ्रॉम द बिगिनिंग, और जो शकल था वो स्टार्टिंग से ही अपनी जो पढ़ाई थी उसमें बहुत अच्छा कर रहा था, उसकी तारीफ़ बनती थी, वो सराहनीय थी कि उसके टीचर उसको अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट था शुरू से ही। विद ग्रेट विगोर एंड एंथुसियाज्म ही इज़ कंप्लीटेड हिज कोर्स, और बड़े होता है ना, कठोर निष्ठा के साथ और उत्साह के साथ वो अपने कंप्यूटर कोर्स को क्या करता है, कंप्लीट करता है, और उसे जल्दी ही एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल जाती है। ठीक है, प्राइवेट फर्म मतलब कंप्यूटर का कोर्सेज किया तो ऑब्वियसली कंप्यूटर की ही कोई फैक्ट्री होगी जहाँ पे, और वहाँ पर उसने एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाया। क्या बनाया, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, ही क्रिएटेड न्यू सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर से क्या हो गया, उस फर्म को, प्राइवेट फर्म की जो इंक्रीज़ थी सेलिंग थी, जो वो इंक्रीज़ हो जाती है, और उसके
बॉस उसकी इस सर्विसेज से, हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विस, उसके बॉस उसकी सर्विस से खुश होकर उसको क्या देते हैं, रिवॉर्ड में उसकी प्रमोशन कर देते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके रिप्लाई में क्या होता है कि वो अच्छी एजुकेशन लेकर एक प्राइवेट फर्म को ज्वाइन करता है, एक नया सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर में सेलिंग पर्पस इंक्रीज़ होता है जिसके कारण उसके बॉस उस डेफिनेटली है प्रमोशन में सैलरी भी बढ़ेगी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। सेम इन नेक्स्ट पेज वी विल सी दैट, यहाँ पे कंपैरिजन है पिक्चर में आप देख सकते हो, स्टोरी ऑफ विलास एंड सकल। ये यहाँ पर ये विलास को दिखाया हुआ है, सकल को दिखाया है, उसका जो फ्रेंड है अब उसकी विलास के बारे में बता रहे हैं, यहाँ शकल है। विलास क्या है, विलास एक 11 है, ठीक है। शकल यहाँ पे 12 ईयर्स बॉय था। तो सेम विलेज सीमापुर में ही रहते हैं। विलास के जो फादर महेश थे वो एक फिशरमैन थे, लेकिन जब वो 2 ईयर्स ओल्ड था तभी उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसकी मदर का नाम गीता है, जो उसके पिता की तरह ही अपना जो गुजारा है मछलियों को बेचकर करती थी, सोल्ड फिश टू अर्न मनी एंड फीड टू फैमिली, जिससे अपने परिवार का गुजारा कराती है। तो वो जो गीता है यानी कि जो विलास की मदर है, वो जो फ़िश है कैच करके लाती थी। जो लैंड ओनर पाउंड होता था, जो बड़े ज़मीन के ऑनर होते थे, उनके तालाब से मछलियाँ पकड़ती थी और आस पास में मंडी में सेल करती थी। शी कुड अर्न ओनली 150 रुपीज़ ए डे बाय सेलिंग फिश, और एक दिन में उसे सिर्फ 150 रुपीज़ ही मिलते थे। विलास बिकम ए पेशेंट ऑफ ऑर्थाइट, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना, आर्थराइटिस का पेशेंट था। ये आपके एनटीसी में आ सकता है। ही मदर और उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे डॉक्टर के पास ले चुके। ही कुड नॉट गो टू आइदर स्कूल, और वो स्कूल भी नहीं जाता, बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इन स्टडीज़। हिज और वह अपनी मदर की हेल्प करता था कुकिंग में, एंड आल्सो हेल्प इन द यंगर ब्रदर। उसका एक भाई भी था विलास का, दैट इज़ मोहन, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक, कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार हो गई और देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और उसकी देखभाल के लिए वहाँ पर कोई नहीं रहा। एंड देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम, और कोई उसके परिवार में ऐसा भी नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। विलास पर अब पूरे परिवार का यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब उसे फोर्स किया गया कि वह क्या करे, मछलियों को बेचे इन द सेम विलेज। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मर्च इनकम, और उसे भी अपनी माँ की तरह बस बहुत कम इनकम यानी कि 150 पर डे के हिसाब से सेलिंग होती, बिकॉज क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं थी, ठीक है, और ना ही उसके पास एजुकेशन थी। तो बेटा यहाँ कंपैरिजन किया है कि जो एजुकेशन है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये कंपैरिजन आपको बताएगा कि सकल, यहाँ पे सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। सकल फिजिकली स्ट्रांग भी था और हेल्थी भी है, ठीक है, उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बट विलास इज़ ए पेशेंट ऑफ ऑर्थराइटिस, इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और उसको उसके पास डॉक्टर के पास जाने के पास भी पैसे नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जा सके। सकल रिक्वायर्ड डिग्री इन कंप्यूटर, सकल ने कंप्यूटर डिग्री प्रोग्राम डिग्री ली है और वो एक प्राइवेट फर्म में काम करता है, जबकि विलास कंटिन्यू वही वर्क कर रहा है जो उसकी मदर करती थी, जिससे उसकी ज़्यादा इनकम नहीं होती थी। बस वो अपनी माँ थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा था। इन द केस ऑफ सकल, अगर हम सकल की बात करते हैं, सेवरल ईयर्स काफ़ी सालों तक उसने अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया उसके पेरेंट्स ने, और वो उसके एजुकेशन ने क्या किया, उसको क्वालिटी ऑफ लेबर, वो भी एक श्रमिक है, कंपनी में काम कर रहा है लेबर के रूप में, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दिया। लेकिन उसके फ्रेंड जो विलास था उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ी, क्योंकि उसने अपने मछली पकड़ने के जो तरीके होते हैं, नए तरीकों नहीं अपनाए, वही पुराने मेथड जो उसकी मदर अपना रही थी उसी। लेबर दोनों हैं, लेकिन दोनों के लेबर्स में अंतर है क्वालिटी के फॉर्म में। दिस ऑन्थियस टू हिज टोटल प्रोडक्टिव, और इससे क्या हुआ, उसके जो टोटल प्रोडक्ट उसको पूरी तरह से एक उत्पादक बना दिया। द टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है जिससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। इसके बदले में उसको इंडिविजुअल, किसको, शकल को इंडिविजुअली उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, प्लस उसकी स्टैंडर्ड और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो भी उसके पास बढ़ रही हैं। इन केस ऑफ विलास में देखते हैं, डिड नॉट गॉट एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। विलास के जो उसका बचपन रहा तो उसमें एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, अच्छा स्वास्थ्य भी उसके जीवन में उसको नहीं मिला, और उसने ही स्पेंट हिज लाइफ सेलिंग हिज फिश लाइक हिज मदर, उसने भी अपना पूरा जीवन अपनी माँ की तरह मछली बेचकर गुजारा। हैंसफोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, और उसकी
जैसे अकुशल थी, अनस्किल्ड लेबर जैसे उसकी माँ थी, उसी तरह उसने भी वही सैलरी पाई जो उसकी माँ पाती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एजुकेशन और हमारे जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको कैसे इम्प्रूव करती है, हमारी स्किल को इम्प्रूवमेंट करती है। विदाउट एजुकेशन हम एक अनस्किल्ड लेबर रहते हैं और हमारी इनकम में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं होती, वहाँ बेटर सुविधाएं होती हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज वाइज एजुकेशन एंड मेडिकेयर कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अगर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है एजुकेशन और मेडिकल केयर में, तो उसका भविष्य में क्या है, ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है, जैसे सकल के पेरेंट्स ने किया है और उनको बेनिफिट मिला। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल इन द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड कैपिटल। जैसे द इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल, जैसे एक पीपल्स जो है लैंड और कैपिटल यानी कि अपनी ज़मीन और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। सेम अगर वैसे ह्यूमन रिसोर्स में इट मीन्स आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, आपको मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में उसके काफ़ी अच्छे फ्यूचर्स जो रिटर्न्स मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे, ताकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड और इम्प्रूवमेंट हो सके, आप एक हेल्थी लाइफ सर्वाइव करें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, ए चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड इन हर एजुकेशन एंड हेल्थ। जैसे एक बच्चे में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पेरेंट्स एजुकेशन और हेल्थ में, और उसका रिटर्न्स आगे फ्यूचर में मिलता है हायर अर्निंग के साथ और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, और सोसाइटी को मिलता है, क्योंकि एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान अपने सोसाइटी को एक मॉरल वैल्यूज़ प्रदान करता है। ठीक है, और वहाँ पर रहने वाले आसपास के लोग भी हेल्थी सर्वाइव करते हैं और कुछ अच्छी आदतें वहाँ पर सोसाइटी में डेवलप होती हैं। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन एजुकेशन। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बच्चे की पढ़ाई में एक क्या करते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो इन आरपीएस, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ देम सेल्फ, क्योंकि उन्हें पता है कि एक अच्छी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने पढ़ाया होगा और जो उनकी इनकम है तो तुम्हें तो उनसे ज़्यादा अर्निंग करना है। सेम कि आपका स्टैंडर्ड अच्छा हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। दे आल्सो कॉन्शियस ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और आपके पेरेंट्स जैसे आपकी प्रॉपर आपके न्यूट्रिशन और हाइजीन का ध्यान रखते हैं, आपको एक अच्छी डाइट देने का प्रयास करते हैं, आप जो भी आप मांगते हो खाने पीने की हेल्थी चीज़ें आपको खिलाते हैं, और आपको बेटर हेल्थ, आप बीमार हो जाते हो तो आपको डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम अच्छी है। ठीक है, उनके पेरेंट्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो जिसका बेनिफिट आप भी उठा रहे हो, उनके पेरेंट्स भी उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं, तो यानी कि कंप्लीट एक पूरी सोसाइटी डेवलप होती है, हेल्थी सोसाइटी, एजुकेटेड सोसाइटी। दे अकॉर्डिंग लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर द एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, क्योंकि उन्हें पता है कि एक अच्छी स्कूल की एजुकेशन की इम्पोर्टेंट क्या है और एक अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या है। ए बिकॉज इज साइकिल एज दस क्रिएट इन द केस, और इसके अपोजिट में एक ऐसी ब्यूरोटल साइकिल है, निर्दयी साइकिल है, जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को एजुकेटेड रहते हैं, उन्हें एक अच्छा हेल्थ नहीं दे पाते, देना भी चाहते हैं तो नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास ही एक अच्छी एजुकेशन नहीं होती है। इन केस ऑफ हम देखते हैं विलास की स्टोरी में कि विलास ने अपनी एजुकेशन नहीं पाई, ठीक है, और वो अपने बच्चों को क्या भविष्य देगा, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं। सेम वो क्योंकि वो देमसेल्फ एजुकेटेड एंड लैकिंग ऑफ इन हाइजीन, उनके पास शिक्षा की कमी है और हाइजीन की भी कमी है। एंड कीपिंग देयर चिल्ड्रन इज सिमिलर डिसएडवांटेज, और वो अपने बच्चों को भी इस तरह की क्या है अच्छी हाइजीनिक कंडीशन नहीं दे पाते, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे पाते। कंट्रीज़ जापान की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एनटीएससी, ये क्वेश्चन आता है। हैज़ इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, जो कंट्री जापान है उसके पास किसी भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स में करता है, फिर भी वो एक कंट्री डेवलप्ड है और रिच कंट्री है। देखो ध्यान देना बेटा, डेवलप्ड है यानी कि पूरी तरह से विकसित है और अमीर भी है, बिकॉज दे इम्पोर्टेंट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्रीज, क्योंकि वे अपने देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको इम्पोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठाता है कि वो कैसे रिच है और कैसे डेवलप है, बिकॉज दे हैव इन्वेस्ट ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि वो अपने देश के अंदर जो पीपल हैं उनकी एजुकेशन और हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्हें एक एफिशिएंट, एक बहुत वेलेबल रिसोर्स के रूप में क्रिएट करते हैं। जैसे लाइक लैंड और कैपिटल में हमारे यहाँ पर फार्मर्स करते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं जैसे भूमि पर, उसमें लगाए जाते हैं। सेम एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी,
इन्वॉल्व बाय पीपल मेड दीज कंट्री रिच। तो ये इसका आंसर है कि वहाँ पे पूरी एफिशिएंसीज पूरी शिद्दत के साथ प्रयास किया जाता है और उन्हें टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व किया जाता है, तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, उनके पेरेंट्स उनको एजुकेशन और हेल्थ देंगे तो ऑब्वियसली है, और इसलिए ये कंट्री पूरी तरह से क्या है, रिच एंड डेवलप है। ये इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जापान पूरी एक डेवलप्ड कंट्री और रिच कंट्री है। नाउ टॉपिक वी विल डिस्कस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेन एंड वुमेन। तो बेटा यहाँ पे जनरली टॉपिक ये डिसाइड कर रखा है यहाँ पे विलास और शकल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है कि विलास मछलियाँ बेचता था और शकल एक प्राइवेट फॉर्म में काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बेसिक डिवीज़न किया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आप फर्स्ट दे सकते हो PST। प्राइमरी के अंदर एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, सभी NTSC के रिगार्ड आपसे पूछ सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कौन कौन से, सेकेंडरी में और टर्शरी में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपका आता है एग्रीकल्चर, यानी कि डायरेक्टली जो नेचर से रिलेटेड होता है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। सेकंड में आता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये विनिर्माण कार्य हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है और वेजिटेबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, जैसे हमने गेहूँ को फैक्ट्री में भेजा और फैक्ट्री में वहाँ पर उसको ब्रेड या बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया, ये है सेकेंडरी एग्जाम्पल। थर्ड में आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आती हैं वो हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सभी आपकी टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। इसके अलावा जो हम टर्शरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि सेवा सेक्टर की बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, दीज एक्टिविटी इन दिस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। टर्शरी सेक्टर के अंदर विभिन्न तरह की जो वस्तुओं का उत्पादन या जो सेवाएं देती हैं उसके अंदर क्या होता है, दीज एक्टिविटीज़ एडेड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, जिससे देश की नेशनल इनकम के अंदर जोड़ा जाता है। दीज एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, यानी कि टर्शरी सेक्टर्स की। अब कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि टर्शरी सेक्टर्स को ही 2 पार्ट में ले लिया है कि एक और डिवीज़न है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इसके अंदर आती है मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ में ये एग्जांपल दे रहे हैं, इन्वॉल्व रिन्यूमरेशन ऑफ एनीवन हु परफॉर्म एक्टिविटी, परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। रिन्यूमरेशन यानी कि मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती है, जैसे बेटा एक शॉपकीपर ने शॉप इस्टेब्लिश की, ठीक है, उसमें उसने अपना जो भी सामान वगैरह है सेलिंग किया, यानी कि सेल भी किया, उसने प्रॉफिट भी कमाया और रेस्ट कुछ व्यक्तियों को काम भी दिया। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। इसके अंदर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन और सेवाएं भी जुड़ी हैं, जिसके अंदर सरकार की सेवाएं भी जुड़ी यानी कि मार्केट एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसके पोस्ट ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल आ गया, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में जो भी उत्पादन किया जाता है वो सिर्फ सेल्फ कंजप्शंस के लिए ही, सेल्फ कंजप्शन के लिए जाता है। जैसे आपने अपने घर में अचार वगैरह बनाए या आपकी मदर बनाती हैं, ठीक है, दिस कैन बी कंजप्शंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। इस तरह का जो कंजप्शन इसका उपभोग किया है प्राइमरी उत्पादक तक बचा हुआ है। एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेस्ट, और इसके अंदर ये क्या है, एक फिक्स्ड एसेस्ट के रूप में है। कैसे कि आपकी मम्मा ने अचार बनाया है, ठीक है, वो क्वालिटी के रूप में है, आपके पूरे परिवार को उसको यूज़ करवाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या क्या हिस्टोरिक और कल्चरल रीजंस है कि हमारे यहाँ पर लेबर का डिवीज़न है, मेन और वुमेन्स हैं अपनी फैमिली में, तो वहाँ पे भी काम का डिवीज़न देखने के मिलता है। जैसे हमारी जो मदर है वो ज़्यादातर घर का ही काम करती है और हमारे फादर बाहर का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी यही दिखा रखे है कि जनरली जो महिलाएँ होती हैं वो घरेलू काम करती है और जो आदमी है वो खेतों में। जैसे शक्ल की मदर शीला थी, वो घर में खाना बनाती, बर्तन साफ़ करती थी, कपड़े धोती थी और घर के काम साफ़ सफाई करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी। सकल जो फादर थे वो खेत में काम करते थे और जो भी खेत में जो भी उत्पादन होता था उसको बाज़ार में बेचकर जो इनकम होती थी उससे परिवार का गुजारा चलाते थे। शीला को अपने काम के लिए कोई भी सर्विसेज के लिए किसी परिवार के काम के लिए कोई इनकम नहीं होती थी, बट जो बूटा उसके फादर जो अर्निंग करते थे वो अपनी फैमिली के लिए स्पेंड करते थे। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। वुमेन जब अपने घर में काम करती है उसके लिए उसको किसी सेवा का कोई पैसा नहीं मिलता है। एंड हाउस होल्ड वर्क डन बाय वर्क इज़ नॉट रिकग्नाइज इन नेशनल इनकम, और उसका घरों में जो काम मतलब अपने घर के अंदर ही जो काम किया जाता है उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। नेशनल इनकम में क्या होता है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री, कि एक देश के अंदर विभिन्न तरह की वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है
ठीक है, उसके पूरे टोटल को नेशनल इनकम कहा जाता है। यहाँ पे गीता मदर जो थी विलास की, ठीक है, वो मछलियों को बेचकर अपना गुजारा करती थी। 10 वुमेन्स आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे आर एंटर्ड इन द लेबर मार्केट है। ठीक, तो यहाँ की वुमेन्स भी जो लेबर मार्केट के अंदर मजदूर के रूप में काम करती हैं तो उनको भी पेड किया जाता है। बट कंपेरिजन टू द मैन, द अर्निंग लाइक दैट ऑफ द मेल काउंटर पार्ट डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। लेकिन महिलाओं को जो सैलरी जो दी जाती थी मेल काउंटर पार्ट में, ठीक है, यानी कि आदमी और औरतों के अंदर जो सेल अर्निंग जो होती है वो किस बिहाफ पे होती है, उनके एजुकेशन और स्किल के बिहाफ पे, यानी कि शिक्षा और कुशलता के आधार पर। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं लेबर वर्क में जो महिलाएं काम करती हैं उसको जैसे एक मेसन के रूप में जो मज़दूर होता है जो घर बनाने का काम करता है, ठीक है, मिस्त्री के कंपैरिजन में एक जो लेबर होती है उसको सैलरी कम मिलती है महिलाओं को लेबर सेक्टर या फिर खेतों में भी हम देख सकते हैं। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। जो एजुकेशन होती है वो एक इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि जो भी आर्थिक अवसर मिलते हैं, ठीक है, अगर उसके पास बेटर एजुकेशन है तो उसकी इनकम अच्छी होगी। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति की मार्केट के अंदर जो अर्निंग होती है वो डिसाइड कैसे होती है, उसकी एजुकेशन और स्किल से। कि अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी स्किल होगी, जैसे हमने शकल के केस में देखा था, तो उसकी अर्निंग मार्केट में डिसाइड होती है कि उसकी एजुकेशन और स्किल से। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स आर मच एजुकेशन एंड लो स्किल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर हम ज़्यादातर देखें तो जो वुमेन्स की मेजॉरिटी में जो एजुकेशन होती है वो बहुत कम होती है और उसके में स्किल की भी कमी होती है, इसलिए महिलाओं को मेन के कंपैरिजन में कम सैलरी मिलती है। बहुत सारी जगह पर महिलाओं को जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती और कुछ जगह ऐसी जहाँ पर लीगल प्रोटेक्शंस दिया जाना चाहिए वहाँ पर उनको गवर्नमेंट्स के थ्रू उसकी भी कमी होती है, इसलिए भी महिलाएं उनको कम सैलरी होती है या फिर वो काफ़ी डेंजरस एरिया पे ख़तरनाक जगहों पे काम भी नहीं करने जाती या रात में भी काम नहीं करती, क्योंकि जो लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रेगुलर एंड लो इनकम, जिससे कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर होते हैं लेबर सेक्टर में जहाँ पर उनकी जो इनकम होती है वो इरेगुलर होती है और लो इनकम होती है। जैसे कुछ सेक्टर होते हैं जहाँ पे महिलाओं को इस तरह की सुविधाएँ नहीं जाती, बेसिक फैसिलिटी जैसे मर्टर्निटी लीव, चाइल्ड केयर या सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता है, इसलिए भी उनकी जो इनकम होती है वो इरेगुलर होती है और लो होती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में आज प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें, तो कुछ महिलाओं ने क्या है अपनी एजुकेशन और अपने स्किल को इम्प्रूवमेंट किया है और वो कंपैरिजन टू मैन के बराबर सैलरी ले रही है। और कुछ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स हैं महिलाओं के लिए जिसमें वो ज़्यादातर प्रेफरेंस जॉब के लिए करती हैं, जैसे टीचिंग, मेडिसिन अट्रैक्ट द मोस्ट, मतलब महिलाओं को ज़्यादा टीचिंग को ज्वाइन करती हैं या फिर वो मेडिसिन में अट्रैक्ट होती हैं इसका। लेकिन आजकल कुछ महिलाएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स को भी ज्वाइन कर रही है, इवन अदर सर्विसेज जिसके अंदर हायर लेवल ऑफ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस हो उनको में भी महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है, यानी कि वो अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर रही है। तो आप अपनी बहन से पूछ सकते हैं कि वो अपने करियर के लिए इनमें से या वो क्या बनना चाहती है, तो हम देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।